महान्यायवादी का पहला पॉइंट बताया गया था आर्टिकल 76 में, जिसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाएगा। ठीक है, एक पॉइंट लिखा हुआ है क्षेत्र में कि पहली बात तो एक पॉइंट लिखा कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसको, ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाएगा, अटॉर्नी जनरल बनाएगा। इसके बारे में आपको बताया था कि ये महान्यायवादी होगा कौन है, कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, या भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का या तो सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, इसी को क्या कहते हैं, ये भारत सरकार का वकील होता है। ये बातें किसके बारे में है, महान्यायवादी के बारे में। अब नियुक्त किसको करेगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। तो उसके अगर योग्यता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यताएं होती है वही योग्यताएं किसकी होती है, महान्यायवादी की होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति की योग्यता क्या होती है, तो पहली योग्यता तो ये होती है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक, और भारत का नागरिक है तो वही है सभी पदों के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा और कौन सी योग्यता होती है, 3 योग्यता होती है, 3 में से कोई एक योग्यता उसके पास होनी चाहिए। पहली योग्यता ये होती है कि कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में वकालत की। अगर किसी व्यक्ति ने कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में वकालत की है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य है। दूसरी बात, कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा। अगर 10 वर्ष तक उसने किसी हाईकोर्ट में वकालत की है तब भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य है। अगर कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा है तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य है। अगर ये नहीं है, इन दोनों में से कोई योग्यता नहीं है, तो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो। मतलब ये है कि या तो 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में वकालत की हो, या फिर कम से कम 5 वर्ष तक किसी न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब कानून का विशेष जानकार हो। अगर कानून का विशेष जानकार है, राष्ट्रपति की राय में वैसा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य है वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनने के लिए योग्य है। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो मिलेगा कि महान्यायवादी पद का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 70 लगाना है, 76 लगाना है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। योग्यता किसके समान होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। जब लोग सुप्रीम कोर्ट पर रहे होंगे तब इसकी योग्यता देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है वही किसकी योग्यता होती है, अटॉर्नी जनरल की योग्यता होती है। यहाँ पे आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है। पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, और इन 3 में से कोई एक योग्यता, मतलब या तो 10 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में वकालत की हो तभी बन सकता है। अगर 10 वर्ष तक वकालत नहीं की तो कम से कम 5 वर्ष तक वो व्यक्ति न्यायाधीश रहा हो तब भी बन सकता है। या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, कानून का विशेष जानकार हो, तो वो व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य है, या फिर भारत का महान्यायाधीश बनने के योग्य है। ये होता कौन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, और ये भारत सरकार का वकील होता है। जब भारत सरकार का वकील है तो इसके वेतन भत्तों की अगर बात की जाए तो वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा, भारत सरकार किसकी होती है, राष्ट्रपति की है, तो वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। नंबर भी कर सकते हैं, जैसे अभिमानी
किसी वकील को हमने बना लिया तो जितने हमारी तय हो जाए उससे फीस तो वो कर देंगे। अभी भारत के महान्यायवादी को लगभग 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। ये तो बेसिक चीजें किसके बारे में? महान्यायवादी बारे में। और अगर बात करें महान्यायवादी बारे में, इसके कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल की बात करें तो चूंकि कौन है? वकील है, तो वकील का कोई कार्यकाल फिक्स करेंगे क्या? कोई कार्यकाल फिक्स नहीं करेंगे, तो इसका कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं होगा। और कार्यकाल निर्धारित नहीं होगा, इसको इसके पद से हटाने का काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको बेसिक इसकी ध्यान रखनी है महान्यायवादी की। अब इनके अधिकार कार्य वगैरह क्या होते हैं अभी इनको देखते हैं। पहले तो एक करके सात लोग से क्या देख लो, एक महान्यायवादी और 2-4 पॉइंट लिख लो, उसके आगे उसके अधिकार दिया गया है। हां, ये मतलब वो महान्यायवादी नियुक्ति होती है गवर्नमेंट अपने नाम करवाती है। ये चीज जो गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति को अपनी नाम करवाती है। अगर गवर्नमेंट का गठन हुआ तो गवर्नमेंट का विघटन हो जाता है तो महान्यायवादी इस्तीफा देते हैं या नहीं? महान्यायवादी इस्तीफा देते हैं या नहीं देते? मतलब गवर्नमेंट चली गई, गवर्नमेंट चली गई, इसका नई गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, और तो महान्यायवादी पहले का है वो इस्तीफा देगा कि नहीं देगा? संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यही चीज राज्यपाल के मामले में भी है कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि नई सरकार आ जाएगी तो महान्यायवादी इस्तीफा दे दे या राज्यपाल इस्तीफा दे दे। लेकिन कई बार एक ऐसे सिस्टम होता है, जैसे मान लिया ऐसे प्रोजेक्ट में सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो जो हमारे महान्यायवादी हुए, बीजेपी ने किसको महान्यायवादी नियुक्त किया? उसी को महान्यायवादी नियुक्त किया हुआ जो उनकी विचारधारा की हो। ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लिया बीजेपी कोई ऐसा एजेंडा है जिसको बीजेपी लेके चलना चाहती है, ठीक है, और महान्यायवादी क्योंकि अपना पक्ष रखने में तो महान्यायवादी उसी व्यक्ति को बनाएंगे जो उनके एजेंडे के अनुसार काम करेगा। कल को सरकार बदल जाए, सरकार बदल जाए, राहुल गांधी की सरकार आ गई तो राहुल गांधी की हमारी सरकार आ गई तो इस समय में महान्यायवादी को किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? बीजेपी के माइंडसेट से काम कर रहे हैं। तो जो नई सरकार आएगी वो नई सरकार ऐसे महान्यायवादी के साथ सही से काम करवाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ कि हाँ उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन व्यवहार में सामान्यतः ये जो व्यवहार महान्यायवादी है इस्तीफा दे देते हैं, इसे पद खाली कर लिया जाता है, नए महान्यायवादी आ जाते हैं। ऐसा ही राज्यपालों के मामले में भी होता है। अभी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में केवल चैलेंज नहीं किया गया। जब सरकारें बदलती हैं तो राज्यपाल या तो अपने इस्तीफा दे देते हैं या फिर राज्यपाल से इस्तीफा ले लिया जाता है। तो एक केस आया था आरसी गुप्ता के साथ, कोई एक केस था आरसी गुप्ता का कोई केस था। उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था कि राज्यपाल पर संवैधानिक पद है और उनसे इस्तीफा अगर ले लिया जा रहा है तो इसको संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। तो इस तरीके से वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन डिसाइड किया है कि जबरदस्ती नहीं कि इस्तीफा ले सकते हैं। ठीक है, अगर राज्यपाल इस्तीफा देना चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि ना महान्यायवादी को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये किसके प्रसाद प्रेरित होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित होता है। नई सरकार आ गई, राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी को कि ना तुम भैया इस्तीफा दो, राष्ट्रपति जी चाहिए तो उनके पास हटा। हाँ, लिखा होता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर 5 वर्ष हो जाएंगे तो उनकी इस्तीफा देंगे राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल से 5 वर्ष अगर हो गए तो राज्यपाल 5 वर्ष इस्तीफा दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर राष्ट्रपति बढ़ाना चाहे तो राष्ट्रपति बच्चे अपॉइंट कर देगा। ठीक है, तो क्योंकि ये राष्ट्रपति के साथ में एक बार का कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष हो गए तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? एक राज्य होता है नहीं, साल से एक राज्यपाल जो है, एक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो गए तो उत्तर प्रदेश में 5 साल तक रह सकते हैं। ठीक है, 5 साल उनका पूरा हो गया तो अगर अगली बार बढ़ाना चाहे उसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बना सकते हैं। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का 2 बार हुआ था और चीफ मिनिस्टर के 2 बार। हाँ, कई राज्यपाल ऐसे हैं जो 2-3 बार तक रहते हैं, लेकिन 5 साल से अगर ज्यादा हो जाएगी तो राज्यपाल को उनका टर्म बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम 5 साल तक रह सकते हैं। हाँ, तो ये नहीं 5 साल पूरे को गया ऐसे नहीं, वो रह सकते हैं। राष्ट्रपति उनके टर्म को बढ़ा सकते हैं, दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे। नोट कर लो इतना मुझे चेक कर दो। किसी और भी बना सकते हैं, इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी जैसे लोग राज्यपाल का हमारा आएगा तो लोग पढ़ते हैं राज्यपाल का कार्यकाल, तो राज्यपाल का कार्यकाल शपथ ग्रहण के 5 वर्ष तक होता है। इससे पहले का पद कैसे समाप्त हो जाते हैं?
दिया या तो स्वयं इस्तीफा देने समाप्त हो जाएगा, या फिर अचानक मृत्यु हो जाएगा उसका समाप्त हो जाएगा, या फिर उनका कार्यकाल पूरा समाप्त हो जाएगा, या फिर 14 वर्ष उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, ये जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। जैसे इस बार बिहार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के बिहारी हुए, ये कहाँ केरल के थे, तो केरल से कहाँ ट्रांसफर करते बिहार में ट्रांसफर करते। अब बिहार में 5 साल का कार्यकाल चलेगा, बिहार का करेगा खाली हो गया, बिहार में किसी और व्यक्ति वाला दिया तो इनको दूसरी जगह भेज सकते हैं, हमारे क्या प्रधानमंत्री भेज सकते हैं, इनको चाहे दूसरे राज्य भेजें, लेकिन वो गुजरात में नहीं भेजेंगे। कहाँ के गुजरात की है तो उस अपने होम कैडर में इनको नहीं भेजेंगे, जिस राज्य के राज्यपाल हैं मतलब जिस राज्य के रहने वाले उस राज्य का राज्यपाल नहीं माना जाएगा। ये हमारे कुछ आयोग में कुंची आयोग के राज्यपाल से रिलेटेड उन्होंने कहा था कि जिस राज्य के रहने वाले उस राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। तो सरकारी आयोग कुंची आयोग के नहीं हुआ उनकी सिफारिश है। संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है बिना उस राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाएगा, लेकिन ये जो रिकमेंडेशन आई अलग अलग केंद्र राज्य हमारे आयोग में उन्होंने कहा, कुंची आयोग ने कहा था कि आपके बात मान लो, सरकारी आयोग ने भी कहा था कि उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल ना हो, जो बात सही लगी कि हाँ बात सही है तो ये सरकार ने मान बहुत से थे। और अगर बात करें राज्यसभा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे कई बार ऐसी होती है हम लोग उसको प्रयोग में ला रहे हैं लेकिन वो चीज संविधान में कहीं नहीं लिखी हुई है। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना 6 वर्ष का होता है, लेकिन संविधान में कहीं भी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया। ये कार्य करने का अधिकार किसको दे दिया, संसद को दे दिया। संसद ने कितना निर्धारित किया 6 वर्ष निर्धारित कर दिया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो संविधान में कहीं नहीं लिखी गई, बस उसका अधिकार दे दिया गया है संसद। फिर इस तरीके जैसे हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष सामान्यतः किसी विपक्षी दल को दिया जाता है, लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ कि विपक्षी को ही देंगे। तो हम लोगों ने लोकतंत्र के मामले में मैच्योर हो गए हैं कि जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तानाशाही आ जाएगी तो हम लोग खुद ही उस चीज को अपना लिया परंपरा तो कोई चीज ये चीज हो तो चाहे इनका इस्तीफा हो या राज्यपाल का इस्तीफा हो, ये सब संविधान के हिसाब से नहीं है, बस थोड़ी सी व्यवस्था ठीक ठाक चलती है इस वजह से होता है। और किसी को कोई लोग प्रधानमंत्री का पद कोई सरकारी पद नहीं होता। जैसे उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री, जैसे कि केंद्र उप प्रधान है हमारे मुख्यमंत्री, वो कुछ नहीं, वो केवल और केवल एक ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे मुख्यमंत्री तो एक या प्रधानमंत्री तो एक व्यक्ति बनेगा, लेकिन दो लोग एक बहुत पावरफुल है, दोनों लोग कंपटीशन चलेगा, एक को प्रधानमंत्री एक को प्रधानमंत्री है, ऐसे में एक को प्रधानमंत्री बना दिया और दूसरे को बहुत भी प्रधानमंत्री, लेकिन तुम्हारे आगे को लगा देते प्रधानमंत्री। जितने भी मंत्री है सब मंत्री से बस ये होता है प्रधानमंत्री के पास पूरे विभाग ज्यादा होते हैं, बाकी मंत्रियों का विभाग एक सामान्य सबको एक विभाग बांट दिया, फिर जितने बच्चे वो सब मेरे पास मतलब प्रधानमंत्री तो ऐसे तो मेरे पास अगर 10 विभाग होगा तो प्रधानमंत्री। हमने क्या किया बाकी सबका एक ही विभाग है तो सामान्य मंत्री गृह मंत्री रक्षा मंत्री एक एक विभाग है, गृह मंत्री का गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्री का रक्षा मंत्रालय है, उसी एक मंत्री को हमें एक से ज्यादा विभाग है, 2 विभाग 3 विभाग 4 विभाग, क्योंकि एक स्पेशल विभाग नहीं दिया तो उनसे आज से पूर्व में उप प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का पद संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया क्योंकि वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। ऐसे जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं कि उनने कहा जो दो लोग विरोध चल रहा है ना, हम मुख्यमंत्री हम मुख्यमंत्री, जो कोई मुख्यमंत्री दोनों मुख्यमंत्री बन जाओ, बस तुम्हें 4 पद दे देते हैं, 6 पद दे देते हैं, एक का नाम मुख्यमंत्री रख देते हैं, एक का और मुख्यमंत्री खाली नाम के आगे टिप्पणी लगा दो, ठीक है। तो इनको सेटिस्फाई हो गया हाँ हम मुख्यमंत्री हैं और इसके लिए बाकी संविधान में प्रधानमंत्री जैसे पद का कोई नहीं, ठीक और कोई लोग किसी का, ठीक है हाँ नोट कर लो इसको, लिख लो इसके आगे आर्टिकल 76 ऐसे राष्ट्रपति सुप्रीम लिख दिया गया, इस वाले लिख दिया ये वाले को दूसरा पढ़ने वाले लिख लो कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या भारत सरकार का वकील होता है। तीसरा पॉइंट इसके वेतन भत्ते और डिसाइड करता है राष्ट्रपति डिसाइड करता है और इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रताप पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता और ये राष्ट्रपति के प्रताप पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। ये हमारा होता है देखो बेसिक महान्यायवादी कार्य। अब देख लीजिए महान्यायवादी कार्य में और चीजें देखो, महान्यायवादी के कार्य क्या क्या होते हैं, आपका सवाल महान्यायवादी के कार्य, महान्यायवादी के कार्य देखो
तो ये क्या कार्य करता है? कार्य की अगर बात करें तो पहली बात, ये भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। विधिक मामलों पर सलाह, जब भी भारत सरकार को किसी भी मामले में कोई कानूनी सलाह लेनी होगी तो सलाह किससे लेगा? भारत के महान्यायवादी से लेगा, पहला बात। दूसरी बात, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 143 पढ़ा है, अनुच्छेद 143, मेरा कॉपी देके बता दो जरा क्या है 143? राष्ट्रपति की सलाह मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा तो राष्ट्रपति अपने आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, अपने आप जाएंगे नहीं, किसको भेजेंगे? महान्यायवादी को भेजेंगे। तो जब भी आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह देनी होती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पक्ष, यहाँ पर राष्ट्रपति का पक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति का पक्ष महान्यायवादी रखेगा, राष्ट्रपति का पक्ष महान्यायवादी रखेगा। तो बेसिक चीज ध्यान रखनी है कि विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जब भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति का पक्ष कौन रखेगा? महान्यायवादी रखेगा। एक तो ये। दूसरे इसके अधिकार की बात करें कि कौन कौन से इसके अधिकार होते हैं, तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि इसको भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रथम सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। प्रथम सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। इसका मतलब प्रथम सुनवाई का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे मेरा किसी न्यायालय में कोई केस चल रहा है, अगर किसी न्यायालय किसी भी तरीके का अगर कोई केस चल रहा है तो जिस दिन तारीख पड़ती है, कोई तारीख की तारीख वाली तारीख पड़ी जाती है, तो ऐसे में हम जाके बैठे रहेंगे। जैसे ही हमारा नंबर आएगा तो वो हमें बुलाएगा तो हम जाएंगे, इस तरीके का इंतजार करेंगे, अपने नंबर आने का इंतजार करेंगे। लेकिन महान्यायवादी के बारे में ऐसा नहीं होता है। महान्यायवादी जिस अदालत में पहुंच जाते हैं, जहां भी उनका केस होगा, जिस अदालत में पहुंच जाएंगे सब केस हो जाएंगे साइड में, सबसे पहले किसका केस सुना जाएगा? महान्यायवादी का सुना जाएगा। इसको बोलते हैं प्रथम सुनवाई का अधिकार। जो इतने वीआईपी थोड़ी है कि जाके सबसे पहले ना हमारे ऊपर बस हो जाके हमने जो अभी जाना कोचिंग पढ़ाने जाके, ठीक है, तो फिर क्या करनी पड़ेगी? क्लास होनी पड़ेगी। इनको प्रथम सुनवाई का अधिकार होता है। जैसे ही कोर्ट पहुंच जाएंगे, सारे के अगर राष्ट्रपति के यहाँ महान्यायवादी हो जाए तो सारे उतर के साइड हो जाएंगे, सबसे पहले किसका मुकदमा सुना जाएगा? महान्यायवादी का मुकदमा सुना जाएगा। इसको प्रथम सुनवाई का अधिकार। और अगर देखें और इनको कौन से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं? महान्यायवादी को सभी संसदीय विशेषाधिकार, सभी संसदीय विशेषाधिकार ये प्राप्त होते हैं। जितने भी सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो सभी संसदीय विशेषाधिकार किसको प्राप्त होते हैं? महान्यायवादी को। कैसे कैसे करके सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से विशेषाधिकार? जैसे कि ये क्या कर सकते हैं? ये संसद की कार्यवाही में, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मतलब संसद का अगर सत्र चल रहा है तो आराम से जाके संसद में बैठे संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते, बाकी सांसद हिस्सा लेते, ऐसी है हिस्सा लेते। दूसरी बात, ये किसी भी विषय पर, संसद में किसी भी विषय पर विचार व्यक्त कर सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं। अपने विचार रख सकते हैं कि मेरे विचार से ऐसा ऐसा कार्य होना चाहिए, तो ये अपने विचार क्या कर सकते हैं? विचार व्यक्त कर सकते हैं। एक तो ये। तीसरी बात, और उनको और कौन से संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं? अगर किसी मामले पर अपनी राय देना है, विचार व्यक्त करने राय देना थोड़ा सा अंतर होता है, भले उसी से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है अपने विचार व्यक्त करती है तो ये विचार होता है, और उससे रिलेटेड से अलग भी अगर कोई राय देना है तो अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, वहां पे भी राय व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये काम नहीं कर सकते महान्यायवादी, केवल ये काम नहीं कर सकते, ये संसद में वोट नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते। किसी भी विधेयक पर अगर मतदान की बात आ जाए, किसी प्रस्ताव पर मतदान की बात आ जाए तो उसमें ये मतदान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते। बाकी सब काम करेंगे, जितने भी सांसद जो कार्य करते हैं वो सब काम करेंगे, बस इनको संसद की कार्यवाही के वोटिंग के समय वोटिंग देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, बाकी सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। और वोट देने का अधिकार इसलिए नहीं होता है क्योंकि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता। ठीक, कितनी चीजें आपको महान्यायवादी के बारे में ध्यान रखना, कार्य ध्यान रखने हैं, अधिकार ध्यान रखने हैं, कार्यकाल ध्यान रखना
हमारे सांसद कर सकते हैं वो सब काम है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी विधेयक पे चर्चा हो रही है उस विधेयक के पक्ष में पूछ सकते हैं, उस विधेयक के अपोजिट भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो सांसद को विशेष अधिकार प्राप्त है, हमें लोग संसदीय विशेष अधिकार देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, सांसदों के बहुत विशेष अधिकार होते हैं। सांसदों का अगर आपको ये एग्जाम्पल बता दें, जैसे मान लिया अगर संसद की कार्यवाही चल रही है तो संसद की कार्यवाही सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र शुरू होने के 40 दिन बाद, ठीक है, इसको मानसून सत्र चल रहा है तो जिस दिन मानसून सत्र शुरू हुआ है इसके 40 दिन पहले और जिस दिन मानसून सत्र समाप्त हुआ है इसके 40 दिन बाद, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी सिविल केस में किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकते पहली बार, और गवाही देने के लिए बिना पीठासीन अधिकारी के बच्चे के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है, सिविल केस में। जनरल की बात है सिविल केस, ठीक है, तो जो ये विशेषाधिकार उनको प्राप्त है वही विशेषाधिकार इनसे भी नहीं कर सकते। और अगर पता जैसे मान लिया हम लोगों को बोलने के अधिकार होते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हम लोगों ने 8 प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, हमने पढ़े हैं कि किसी को अपराध के लिए उठा सकते हैं, भारतीय नागरिकता, व्यवस्था, उसका ऐसा पढ़ेंगे। लेकिन इनकी अगर बात करें, इनकी मतलब सांसदों की अगर बात करें तो सांसदों को केवल 2 चीजों के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। संसद की 4 दिवाली के अंदर, तो संसद की 4 दिवाली के अंदर पहली बात वो क्या कर सकते हैं कि शिष्टाचार का ध्यान रखेंगे, मतलब उल्टा सीधा थोड़ा सा भाषा शैली को ध्यान रखेंगे, दूसरा न्यायपालिका की अवमानना नहीं करते, बाकी उनके अलावा कोई तीसरा कोई फाउंडेशन नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर यहाँ पे कोई बोलने वाला, ठीक, तो वो हो सकता है कि हमारी व्यक्ति राष्ट्र की अखंडता के खिलाफ, ठीक, लेकिन संसद के अंदर अगर सांसद बोल रहे हैं कोई फाउंडेशन बोल सकते हैं, बाहर नहीं बोल सकते। तो भाई ये इसमें भी बात होगी, महान्यायाधीश संसद के अंदर कुछ भी बोल सकता है, केवल 2 काम नहीं करेगा, एक शिष्टाचार का ध्यान रखेगा, दूसरा न्यायपालिका की अवमानना नहीं करेगा, बाकी कुछ भी करे। जैसे मान लिया रूल सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, उसमें भी एग्जाम्पल दे, मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब रूल सुप्रीम कोर्ट चल रहा है तो राहुल गांधी या कोई भी नेता अगर संसद की सीमा के बाहर आकर अगर रूस के खिलाफ या यूक्रेन के पक्ष में या कोई ऐसी बात कहते हैं जिनसे हमारे उस देश के साथ संबंध खराब हो है तो अभिव्यक्ति की आजादी उनको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर संसद के अंदर अगर कोई बात करते हैं तो आजादी मिल जाएगी, तो कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं कर सकते। हम लोग तो अंदर बाहर कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह तो हम लोगों पर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है, सांसदों विधायकों पर उतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो वैसे महान्यायवादी अपोजिट भी पूछ सकता है, उसके पक्ष में भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं सरकार के पक्ष में ही बोले, ठीक है। जब तक संसद के अंदर है जरूरी नहीं सरकार के पक्ष में ही बोले, लेकिन अगर किसी विधिक मामले पर सलाह दी जाएगी तो सरकार के पक्ष में ही देगा, तो सरकार के खिलाफ जाकर नहीं देगा। उसको पता है कि यहाँ पे सरकार गलत है, फिर भी सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है। हमारे हमारा वकील है, हमारा वकील है, हम कोई मर्डर करके आए, ठीक, तो हम सारी बातें अपने साथ पता है, क्या मर्डर तो किया हमने और इसी तरीके से किया, ऐसे छोटे लाल वाले पीस किए थे, ठीक है, लेकिन बचाना है किसी से। वकील को बताया नहीं कर, वकील को सारी बातें बताई और वकील को पता है कि हाँ हम क्रिमिनल हैं, हमने ऐसा क्राइम किया है, तब भी अदालत में हमारे खिलाफ हमारे पक्ष में ऐसे से जो फैसला करने की कोशिश करेगा ताकि हमको किसी तरीके से बचाया जाए, करेगा नहीं करेगा, वकील तो सारे करते हैं। वही चीजें हम लोग इसके संबंध में भारत सरकार का वकील है, अगर भारत सरकार कहीं पे गलत भी है तब भी भारत सरकार को पूरा बचाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि ना गड़बड़ करेगी भारत सरकार। सीधी बात है, पैसा का बात कर रहे हैं, पैसा इसलिए बात कर रहे हैं सरकार, तो हम लोग अगर वकील करते नहीं करते तो पता है वकील साहब को कुछ पता है, और वकील साहब जाके गांधी जी को जाके ना सत्यवादी तो समस्या हो जाएगी। वकालत कभी सच पे चलती है, वकालत सच पे नहीं चलती। गांधी जी फेल काहे हो गए, गांधी जी वकील थे, गांधी जी की वकालत भारत को काहे फेल हो गई, क्योंकि पता है कोई क्लाइंट आया उसने गांधी जी को पूरी बात बता दी, हाँ गांधी जी ऐसा ऐसा काम कर गया, बचाना है। गांधी जी कोर्ट को जब एकदम अंदर से हम लोग सत्याग्रह कर दिया कि मैं झूठ नहीं बोलना है, अब बोल दिया कि हाँ ऐसी जो तुमने ऐसा ऐसा करा दिया, हमने करना के बता ही गया, तो दोबारा कल वक्त देगा कोई, ठीक है। तो ये जाके महान्यायवादी जब तक संसद में संसदीय विशेषाधिकार नहीं उठाएगा तब तक सरकार के पक्ष नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सरकार ने किसी विधिक मामले में सलाह दी है तो सरकार को सही से सलाह, ठीक है। इसलिए तो ये हमारी हो गई संसद की कार्यपालिका। अब हम लोग आ जाते हैं संसद की विधायिका, केंद्र की विधायिका। केंद्र की हमारी कार्यपालिका कंप्लीट। अब केंद्र की विधायिका, देखो केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन से टॉपिक देख लिए हैं। केंद्र की कार्यपालिका हमने क्या कहते हैं, राष्ट्रपति देख लिया, उपराष्ट्रपति देख लिया, मंत्रिमंडल देख ली, महान्यायवादी देख लिया। अभी क्या बचा हुआ है, क्या अब देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ रहे होंगे 5 लोग बैठे, तो टैग हमने यहाँ पे भी जोड़ दिया। अगला हमारा क्या रहता है, अगला हमारा रहता है
स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि संसद कुल मिलाकर 3 चीजों से मिलकर बनती है। ये 3 चीजें कौन कौन सी होती है? एक वो होता है राष्ट्रपति होता है, दूसरा क्या होता है राज्यसभा होती है, और तीसरा लोकसभा। ऐसे करके 3 अंगों से मिलकर हमारी संसद बन जाती है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ जाए संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 होते हैं। लेकिन क्वेश्चन है संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 होते हैं। हाउस हाउस कितने होते हैं? 2। पार्ट अगर पूछे जाए 3 पार्ट कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अगर यहीं पे आपसे सदन पूछे जाए, हाउसेस पूछे जाए, तो हाउसेस 2 होते हैं, राज्यसभा और दूसरा कौन सा? लोकसभा। ठीक है, ऐसा अब इनको दे देते राष्ट्रपति पढ़ी क्योंकि पूरा राष्ट्रपति पढ़ा है, पूरा वही पूरा राष्ट्रपति को पूछे। इन दोनों को देख लेते हैं। राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो पहला आपको ध्यान रखना है राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है, अपर हाउस। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा कैसा सदन है? ये स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, उच्च सदन है। और दूसरा कैसा? स्थायी सदन है। तीसरी बात कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। जैसे भी बता ध्यान रखना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? ये किसने डिसाइड किया है? संसद ने डिसाइड किया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और जब पहले स्थायी सदन है, मतलब जैसे लोकसभा 5 वर्ष के बाद विघटित कर दी जाती है, ऐसी राज्यसभा एक साथ 6 वर्ष के बाद विघटित नहीं की जाती। जब विघटित नहीं की जाती तो किस तरीके से काम करती है राज्यसभा? राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे और 1/3 सदस्य चुनकर चले जाएंगे। तो 2 वर्ष पे 1/3 है, फिर अगले 2 वर्ष पर 1/3 चले जाएंगे, फिर अगले वर्ष पे 1/3 चले जाएंगे। ऐसे करके 6 वर्ष पे सारे के सारे सदस्य कैसे हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जब पहली राज्यसभा हमारी चुनी हुई थी 1952 में, उसमें ऐसा नहीं था। तो 1952 में हमारी राज्यसभा चुनी गई थी, यहाँ पर पूरे सदस्यों को चुना गया था। सब सदस्य हमारे एक साथ आए थे। 2 वर्ष के बाद यानी 1954 में यहाँ पर 1/3 कैसे हो गए? रिटायर हो गए। ठीक है, यानी कि ये जो 1/3 इनको कार्यकाल कितने वर्ष के बाद? केवल 2 वर्ष का मिला। पहले की बात कर रहा है, पहले राज्यसभा। ठीक, तो 1/3 सदस्य रिटायर हो गए और यहीं पे हमारी 1/3 चुनकर आ गए। फिर हमारे 1956 में 1/3 दूसरे रिटायर हो गए और 1/3 हमारे आ गए। तो ये जो 1/3 रिटायर हुए हैं, इनको केवल 2 वर्ष का कार्यकाल मिला। ये जो 1/3 रिटायर हुए, इनको केवल 4 वर्ष का कार्यकाल मिला। लेकिन 1956 तो 58 में 1/3 रिटायर हुए, इनको देखो पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल मिला। देखो यहाँ से अगर देखोगे पूरे में से 1/3 निकल गए 2 वर्ष के बाद, फिर 2 वर्ष बाद 1/3 निकल जाएंगे, फिर 2 वर्ष बाद 1/3 निकल जाएंगे और नए 1/3 चुनकर आ जाएंगे। तो इनको 2 वर्ष का कार्यकाल मिला, इनको 4 वर्ष का मिला, और जो यहाँ के रिटायर इनको पूरे 6 वर्ष का मिला। फिर इसके बाद 1960 में जो 1/3 रिटायर होंगे तो कौन से होंगे? ये वाले होंगे। ठीक है, अब यहाँ से कार्यकाल का चिट्ठा बनते चलने लगेगा। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य कैसे हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, इतने चुनकर आ जाते हैं। इनके चुनाव की अगर बात करें, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की अगर बात करें तो इनका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट। आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 तरीके के चुनाव होता है। इससे पहले कभी और कोई इनडायरेक्ट चुनाव होता है और किसी का इनडायरेक्ट चुनाव होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब दोनों बारे में बता दो, बिना कॉपी दे बता दो, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन कौन होता है? पार्लियामेंट के मायने संसद के दोनों सदनों के कैसे निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब इसके आगे होगा दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। कौन सा संविधान संशोधन? 70।
पुडुचेरी के लिए कौन सा है 14वां संविधान संशोधन, दिल्ली के लिए 69वां संविधान संशोधन, इन दोनों को शामिल किया गया 70वां संविधान। ठीक इस तरीके तो ये राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का एक बार बता दो कौन कौन शामिल होता है। उपराष्ट्रपति इलेक्ट हो गया, सही है, मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इलेक्ट हुए, सही है। हाँ सभी सदस्य, ठीक है, यहाँ पर टोटल मेंबर होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है इसके चुनाव में जितने पार्लियामेंट के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी सदस्य का मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट में हम तो 545 है, वैसे 545 है और 245 ये, इसमें से 233 और 12 को नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये वाले सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं, ठीक ऐसे। तो यहाँ पर लोग राष्ट्रपाल का में कितनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट, हाँ सर ये जो वल्लभाई भाई जो रिटायर ले रहे हैं तो बोलते कौन है, सीनियर मोस्ट होते हैं आपके? नहीं, जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए, जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि इन मेंबर्स का 2 साल हो रहा है कि 4 साल हो रहा है। नहीं, वो पहले जो था, पहले जैसे ऐसे समझो जैसे हमारी पहली राज्यसभा में 1952 में चुन के आई, ठीक है, पहली राज्यसभा 1952 चुनी, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर अभी जब भी निर्धारित कितने सदस्य थे पहली राज्यसभा में, मान लिया हमने ऐसे समझो कि पहली राज्यसभा में अपने 99 सदस्य थे, ठीक, ज्यादा रहे होंगे, फिलहाल में एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं। मान लिया कि पहली राज्यसभा वाले 1952 में चुन के आई, इसमें कितने सदस्य थे, वो 99 सदस्य थे। अब 2 वर्ष के बाद ये तिहाई क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो 1954 में इनमें से 33 ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, एक तिहाई 33 आ जाएंगे। अब इतने 33 क्या हो जाएंगे, चुन लिए जाएंगे, ठीक। अब देखो ये जो 33 रिटायर हुए इनको कितने वर्ष का कार्यकाल, केवल 2 वर्ष का कार्यकाल मिला है, अन्याय हो गया, अन्याय हो गया या नहीं हो गया, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, पहला है मान लेंगे। फिर 1956 में 66 में 66 वो पूरे 99 ही गए, 33 गए, 33 आ गए, ठीक। लेकिन इनमें से पुराने वाले कितने बचे हैं, 66 बचे हुए। उन 66 में से कितने 99 में से तिहाई निकाले, इधर 33 आए, लेकिन इन वाले 33 में से नहीं, ये जो 66 बचे हुए उनमें से 33 हो रिटायर हो जाएंगे। अब इन वाले 33 को कार्यकाल कितना मिला है, 4 वर्ष का मिला, कितने ही से चुन के आ जाएंगे, मतलब सदस्य संख्या उतनी बनी रहेगी, सदस्य संख्या उतनी बनी रहेगी। अब 33 रिटायर, अब जो सबसे पुराने वाले थे उनमें से 33 ही बचे हुए हैं। 1958 में 2 वर्ष के बाद वही 33 क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो इससे 33 चुनकर चले जाएंगे, ऐसे करेंगे। अब जब 1960 में जब रिटायर होंगे 33, तो कौन से वाले रिटायर होंगे, ये बात, ठीक है, 6 वर्ष जब पूरा हो जाए 1954 से 1960 तक, तो फिर इतने चुन के चले जाएंगे। फिर 1962 में 33 रिटायर होंगे, वो ये बात है, ठीक, फिर मैं चुन के चले जाएंगे। फिर 1964 में जो रिटायर होंगे वो ये बात है, ऐसे करते हैं। तो पहली जो हमारी राज्यसभा चुन के आई थी वहां पर हमारे 6 वर्ष तक का सिस्टम ऐसे चला था। पहले कुछ लोगों को 2 साल, फिर कुछ लोगों को 4 साल, फिर 6 वर्ष कैसे चलेगा। आज हमारी राज्यसभा कैसे चुन के आती है, जो 6 वर्ष जिनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा वो रिटायर हो जाएंगे, उतने ही नए चुन के चले जाएंगे, ठीक। तो ये 2 वर्ष 4 वर्ष वाला जो बताया मैंने एग्जाम्पल, ये पहली राज्यसभा के संबंध में है। अब नहीं, अब तो हमारा व्यवस्था ठीक ठाक हो गई, क्योंकि उस समय अगर ये तिहाई रिटायर करते तो कैसे चलता था, उसमें टीचर बात ना, तो ये व्यवस्था बढ़ाने की उसमें था। आज एक तिहाई सदस्य वो रिटायर हो जाएंगे, जिनका 6 वर्ष पूरा हो जाएगा, उतने ही के चले जाएंगे, वो 6 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके तो ये तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। इनका चुनाव कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, जब इनडायरेक्ट होता है मतलब कोई और व्यक्ति शामिल होता होगा चुनाव में, हम लोग हिस्सा नहीं लेते हुए, तो इनके चुनाव में कौन शामिल होता है, राज्यसभा चुनाव में इसमें राज्यों के विधानमंडल विधानसभा, पता अपने आप कौन से सूत्र का विधानमंडल विधानसभा है, विधानसभा विधानमंडल नहीं शामिल होंगे, विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होंगे। हम ऐसे पूछ रहे हैं, अभी तक तो हमने आपको विधानसभा ही बताया, अब अपने बता थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे पूरा विधानमंडल शामिल होगा या केवल विधानसभा शामिल होगी, विधानसभा शामिल होगी, बताओ और कोई, और तो बताओ, विधानसभा शामिल होगी, विधान परिषद भी शामिल होगी, दोनों होंगी, बताओ और बताओ, दोनों सही है, सही है, दोनों ये विधानसभा के बाद, ठीक है, विधानसभा के बाद अब अच्छा जब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, आप बताते हो, जैसे मान लिया एक हमने राज्य ले लिया उत्तर प्रदेश, एक राज्य कौन सा ले लिया, उत्तर प्रदेश ले लिया, दूसरा कौन सा ले लिया हमने, उत्तराखंड ले लिया,
करेंगे विधानसभा और विधान परिषद दोनों को शामिल करेंगे तो उत्तराखंड के साथ भेदभाव नहीं हो जाएगा। और यहाँ तो है नहीं, विधान परिषद यहाँ पे तो है ही नहीं, तो विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं है, क्योंकि विधान परिषद सब जगह थोड़ी है। विधान परिषद 6 राज्यों में है, तो 6 राज्य पहुंच काटेंगे, बाकी सब बेचारे पीछे रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रहे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव में शामिल होते हैं। अब फिलहाल विधानसभा में चाहे निर्वाचित हो चाहे सभी सदस्य सेवी का हो गए, क्योंकि अब राज्य में मान होंगे पहले होता था होता था तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है निर्वाचित ही लिखा हुआ है। तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसमें हिस्सा लेते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा के लिए जो सीटें आवंटित की गई हैं वो कौन सी सूची में है, वो चौथी सूची में। चौथी सूची है किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, कौन सी सूची में लिखा गया है, चौथी सूची में लिखा गया है। अब किस तरीके से ये होती है इनको भी देख रहे हैं, पहले किसको देख रहे हैं, लोकसभा को देख रहे हैं। जब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के बारे में पहला पॉइंट, जब ये अपर हाउस है उच्च सदन है तो ये कैसा सदन होगा, ये निम्न सदन, ठीक है। ये कैसा हो गया, ये निम्न सदन। लोअर हाउस कल आपको बताया था कि इतने लोग बैठे थे, किसी राज्यसभा के सदस्य का नाम नहीं बता पाया, और ये क्या किसी भी राज्यसभा के किसी भी सदस्य का नाम नहीं बता, क्यों, राज्यसभा के सदस्य हम लोगों के भी सामान्यतः लोकप्रिय नहीं, हम जानते नहीं कौन है राज्यसभा का सदस्य, वो कैसे सीनियर लोग होते थे, ठीक। तो ये अजय निम्न सदन में मतलब ये नहीं है कि लोअर क्वालिटी के, मतलब ये है कि थोड़े से जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। निम्न स्तर के नेता जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं, निम्न सदन के लोग निम्न जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता होते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। हम सब लोगों को क्या होता है, सामान्यतः लोकसभा सदस्यों को जानते हैं, लोगों के बीच कैसे होते हैं, प्रिय होते हैं। तो एक ऐसा सदन होता है लोकप्रिय सदन होता है, लोकप्रिय सदन यानी लोगों के बीच कैसे हैं, प्रिय, लोग इनको जानते हैं। ये स्थायी सदन है तो ये कैसा सदन होगा, ये अस्थायी सदन होगा, अस्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा मैक्सिमम 5 वर्ष, 5 वर्ष इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। और जब ये अस्थायी है मतलब इसका क्या किया जा सकता है, इसका विघटन किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। अब ये अपने आप बता दो, इसका विघटन किया जा सकता है तो विघटन करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। आपको बताया राष्ट्रपति की विधायी शक्ति बताया कि सत्र को आहूत करना यानी बुलाना, सत्र अवसान करना और लोकसभा का विघटन करना, ये सब काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एक शक्ति नहीं होती राष्ट्रपति के पास, कौन सी शक्ति सत्र के संबंध में राष्ट्रपति के पास, स्थगित करने, लोकसभा राष्ट्रपति को स्थगित करने का अधिकार, सत्र को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है, पीठासीन अधिकारी के पास होता है। बताया कि अगर यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं भी, अगर यहाँ पे अगर किसी थोड़े बगले क्लास को रोकना पड़े तो किसी ने फोन करके पूछेगा थोड़ी कि 5 मिनट में या 10 मिनट में क्या कर देंगे, सदन को स्थगित कर देगा। अगर इस सदन है ठीक है, उसको क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। जो भी पीठासीन अधिकारी होगा वो उसको क्या कर देगा, स्थगित कर देगा। यहाँ पर विघटन करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अच्छा, अगर विघटन करना किसकी सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। मंत्रिपरिषद जब कहेगी विधानसभा इसको लोकसभा को क्या कर देंगे, विघटन कर देंगे। सामान्यतः तब होता है 5 वर्ष का कार्यकाल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, 5 वर्ष पूरा हो जाएगा। मंत्रिपरिषद जाके कह देगी कि आप विघटन कर दो, राष्ट्रपति क्या करेंगे, लोकसभा का विघटन कर देंगे, नई लोकसभा हमारी चुनकर आ जाए, इस तरीके। तो इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। इनके देखो 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ये 5 वर्ष के बाद क्या कर दी जाती है, विघटन कर दी जाती है, ऐसे करके। यहाँ पर इनका चुनाव कैसा होता है, आप प्रत्यक्ष होता है। इनकी अगर चुनाव की बात करें, लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें, इनका चुनाव कैसा होता है, वयस्क मताधिकार के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। वयस्क मताधिकार कौन होता है, ऐसे सभी लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो क्या कर सकते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। इतनी चीजें आपको बेसिक्स ध्यान रखिए राज्यसभा और लोकसभा के, ठीक। अब इनके आपको 3 आर्टिकल स्टार्टिंग में ध्यान रखिए। देखो, एक तो है हमारी संसद और इस संसद में
ये किसके हैं? संसद के। तो संसद के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में संसद का प्रावधान है? 79। ठीक है, 79 में हमारे संसद के स्ट्रक्चर की बात की गई है। 80 में राज्यसभा के स्ट्रक्चर की बात की गई है और 81 में लोकसभा के स्ट्रक्चर की बात की गई। अगर ये आगे पीछे होने की सिचुएशन बन जाए कि 81 में लोकसभा है कि 81 में राज्यसभा है, ऐसे बाई चांस कोई कंफ्यूज हो जाए कि 80 में राज्यसभा है 81 में राज्यसभा, ऐसे कंफ्यूज हो जाए, ऐसे एक नाम याद रखो, सरला नाम है तो सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, यही क्रम है इसे। ठीक है, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, ये नाम थोड़ा ध्यान रखो। सा में संसद मतलब 70 है, रा राज्यसभा मतलब 80, ला लोकसभा मतलब 81। इन दोनों कंफ्यूज हो सकते हो कि ये 81 में राज्यसभा है कि 80 में राज्यसभा, ऐसा कंफ्यूज हो सकते हो। तो नाम अपना करना कौन सा है? सरला। ये तीनों नाम से आपको एक सीक्वेंस बना रहेगा कि सा से संसद मतलब 70 है, रा से राज्यसभा मतलब 80 और ला से लोकसभा मतलब 80। ठीक है, ये तीन आर्टिकल आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 में क्या है। ठीक, इसको ऐसे कर नोट करो फिर आगे। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया। जैसे कि अभी लोग आगे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की राज्यसभा और अमेरिका की जो राज्यसभा होती है, सीनेट जिसको कहते हैं, तो थोड़ा सा अंतर है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, अमेरिका की होती है सीनेट बोलते हैं। तो राज्यसभा मतलब क्या निकल रहा है? राज्यों की सभा है, ये निकला। लेकिन हमारे वास्तव में राज्यों की सभा है नहीं। अमेरिका में बाकायदा राज्यसभा होते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 50 स्टेट है, वहाँ पे 50 राज्य है, और चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक राज्य की 2 सीटें आवंटित की गई। तो वहाँ सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? 100 सदस्य होते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे हर राज्य को अलग अलग सीटें दी गई। हमारे आधार क्या बनाया गया? जनसंख्या की, जनसंख्या क्या है? आप समस्या हो सकती है कि कोई राज्य ऐसा है जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश की, और कोई राज्य ऐसा जिसकी जनसंख्या कम है, जैसे गोवा है, सिक्किम की जनसंख्या कम है। तो ऐसे में अलग जनसंख्या टोटली ऐसी जनसंख्या बना दी है कि 10 लाख की आबादी पर जो सदस्य होगा उत्तर प्रदेश में बहुत लोग पहुंच जाएंगे, हम लोग बहुत ज्यादा है, वो 80 की बात है, पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज किया जाता है। ये किया गया कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा, लेकिन कब तक? 50 लाख। अगर किसी राज्य की अगर आबादी 50 लाख है तो वहां पर 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य। इसके बाद 20 लाख की आबादी पर एक सदस्य। जैसे मान लिया अगर किसी राज्य की आबादी 10 लाख है तो एक सदस्य, 20 लाख हो गई 2 सदस्य, ऐसे कर 40 लाख हो गई 4 सदस्य, 50 लाख हो गई 5 सदस्य। लेकिन अगर 60 लाख हो गई तो 6 सदस्य नहीं है, फिर 70 लाख होने पर 6 सदस्य, है 50 लाख तक 5, फिर 20 लाख पर एक, ठीक। फिर अगर 80 लाख हो जाएंगे तब भी 6 ही रहेंगे, 90 लाख पर एक और बढ़ेगा, कितने हो जाएंगे? 7 सदस्य। इससे होता यह है कि जो स्टेट्स थोड़े से संख्या में कम है उनका भी प्रतिनिधित्व राज्य में राज्यसभा में बना है। तो राज्यसभा का मतलब होता है किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी। तो किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी कहाँ लिखा है? चौथी अनुसूची में लिखा है। अमेरिका में सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक राज्य 2 सीटें बराबर की इस तरीके। जैसा ही हमारे राज्यसभा में जो किया है मतलब कि राज्यसभा सीटें उनको इक्वल स्टेशन है, इक्वल सीटें हमारे यहाँ इक्वल नहीं होती, हमारे इक्वल इसीलिए क्या करते हैं राज्यसभा वास्तव में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि हर राज्य की सीटें अलग अलग है, किसी की संख्या कम है किसी की संख्या ज्यादा है। तो अब बहुत से ऐसे जिनका प्रतिनिधित्व है ही नहीं, जैसे संघ राज्य क्षेत्र की बात करें 3 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। दिल्ली के लिए 3 सीटें हैं, पौंडीचेरी के लिए 1 सीट है, और जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं, बाकी सीट में कहीं नहीं। तो हाफ स्टेट उनको भी बोलते हैं, जैसे हमारा अगर यूपी है तो हाफ स्टेट हो गया, लेकिन वहाँ पर उनको सीटें आवंटित नहीं की जाती। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको एक सीट आवंटित है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 31 सीटें आवंटित है। तो अगर राज्यसभा में अगर किसी की आबादी हो तो उत्तर प्रदेश से मान लिया जाए गोवा ऐसा, गोवा के साथ 1 सीट आवंटित है, तो त्रिपुरा में 1 सीट आवंटित है। तो मान लीजिए त्रिपुरा के कोई बिंदु ऐसा है कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा दोनों के हित आपस में टकरा जाए, ऐसे किसकी बात चल जाएगी? उत्तर प्रदेश की या त्रिपुरा की? उत्तर प्रदेश की चल जाएगी, क्योंकि सीट किसकी ज्यादा है? उत्तर प्रदेश की ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के ज्यादा लोग जाएंगे किसके पक्ष में? उत्तर प्रदेश के पक्ष में। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा वास्तव में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, काउंसिल ऑफ स्टेट है हमारे, ये लोकसभा की ही तरह कार्य करती है। लेकिन ये इसलिए शामिल है क्योंकि यहाँ पर कौन लोग शामिल होते हैं? सीनियर लोग शामिल हो जाते हैं।
कई बार माननीय कोई सहायक समिति कोई नेता है उसको भाषण देना बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा है, पब्लिक को मोबिलाइज करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो अगर उसको चुनाव लड़ाया जाए तो चुनाव जीत जाएगा, आराम से जीत जाएगा। पब्लिक को क्या बातें ही बची है और क्या चार बातों की हिस्ट्री कर दो, बात में करो फिर चला करो और उनकी हिस्ट्री बातें करो, ये वो जीत हो जाता है। दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा है उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक को किस तरीके डील करना है ये उसको नहीं आता है। तो जैसे चुनाव लड़ने में पब्लिक के बीच गया और पता लगे नीतियाँ बनाने बहुत आती है, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया पॉलिसी उसके लिए, लेकिन पब्लिक को मोबिलाइज करना उसको नहीं आता, किस तरीके से पब्लिक को अपने हित में हम घुमाएं। ऐसे को चुनाव जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा सिद्ध कर। तो ऐसे में लेकिन उनके ज्ञान का हमको फायदा उठाना है। ऐसे क्या करता है, परेशान ना हो, हमारे बहुत विधायक हैं, हम उनको क्या कर देते हैं, राजसभा भेज देते हैं। तो विधायकों के माध्यम से उसको कहाँ मिल जाएगी, राजसभा मिल जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल मिल जाएगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, फिर कहाँ से आते थे, कभी लोकसभा से नहीं आए, वो तो असम से राज्यसभा से आते थे। क्यों? क्योंकि उनकी मजाक में अगर कह देते मनमोहन सिंह बोलते, जबकि सही सच्चाई ये है कि आज तक उनसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं है। जितने हमारे प्रधानमंत्री हैं उनमें जितने बड़े अर्थशास्त्री वो हैं उतने बड़ा कोई अर्थशास्त्री, यूजीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आते हैं राजसभा कोई मंत्री दोनों सदनों से आते थे, तो वो राजसभा से ही आते थे। तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उन्हीं के द्वारा लाए गए। 1991 इकोनॉमी कितनी हमारी गिर गई, तो उस समय देखे तो उन्हीं के द्वारा लाए गए। ऐसे लोगों को राजसभा भेज देते थे, इसलिए ये राजसभा ये खाली नाम बन गया कि राज्यसभा, ये राज्यों की सभा है, ठीक है। और ये चौथी सूची यही हमारे प्रारंभिक किस राज्य को कितनी सीटें वाली आप क्लियर, ठीक, नोट कर लो। इसको ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। हटा दे इसको, आप लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला वाला कौन सा है, राज्यसभा, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे लोकसभा। पहले राज्यसभा का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो राज्यसभा की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो राज्यसभा के बारे में कहा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम संख्या ये कितनी हो सकती है, ये 250 हो सकती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इस 250 को भी हम ऐसे हिस्सों में बांट लेते हैं। इसमें से 238 सदस्य ये कहां से आएंगे, ये राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते। ये हमारे मैक्सिमम हो सकते हैं, जो बात कर रहे हैं कि 250 हो सकते हैं, इनमें से 238 सदस्य ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाएंगे। बचे कितने, 12 सदस्य। इन 12 सदस्यों का क्या होगा बताया था कुछ, मनोनीत करता है। इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति ऐसे लोगों को 12 ऐसे लोगों को मनोनीत करेंगे, मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें साहित्य और बता देते दूसरा कला, तीसरा विज्ञान, चौथा समाज सेवा। 4 सेक्टर बताए गए हैं कि राष्ट्रपति ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष योगदान रहा हो, जिनका साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष योगदान रहा हो। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे 250 होते नहीं है। अगर वर्तमान में अगर लोग बात करें वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं, 245 सदस्य, ठीक है। वर्तमान में हमारे 245 सदस्य, मतलब 5 सीटें खाली रहती हैं। ये 5 सीटें कौन सी खाली रहती हैं, ये हमारी राज्यों वाली खाली रहती है। अभी लोग 238 कर सकते हैं, लेकिन राज्यों से हमारी कितनी आती है, राज्यों से क्षेत्रों से 233 आते हैं। बचे कितने, 12। इनको राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। और 233 सदस्य ये हमारे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। कितनी
कितनी चीजें आपको राज्यसभा के स्ट्रक्चर की ध्यान रखनी है। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस तरीके से मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी होगी? 250 होगी। इसमें 238 सदस्य राज्य और संघराज्य क्षेत्रों से आएंगे। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में कितने होते हैं? 245 होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य ये वाले होंगे, यानी कि राज्य और संघराज्य क्षेत्र से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। मतलब अभी हम राज्यसभा में 5 सदस्यों की संख्या और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और सामान्यतः ये हमारे यूपी में तो कोई भी यूपी में 3 ही यूपी है, और 3 यूपी कौन से हैं? एक दिल्ली, और दूसरा कौन सा? पुडुचेरी, और तीसरा कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। 3 ही यूपी हैं जिनको हमने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया। तो 5 सदस्य जो खाली है किसी यूपी को दे सकते हैं, संसद को प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिल्ली के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित हैं? 3। पुडुचेरी की कितनी आवंटित है? 1। और जम्मू कश्मीर की कितनी आवंटित है? 8। ठीक है, ऐसे करेंगे तो 225 राज्यों से आ जाते हैं, 8 हमारे यूपी से आ जाते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बाद। ठीक है, नोट कर लो इसे राज्यसभा का ये इतना हो सकता है। और वर्तमान में हमारा इतना स्ट्रक्चर ऐसे करके लोकसभा की अगर बात करें तो थोड़ा सा लोकसभा का पुराना स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, मैक्सिमम सदस्य संख्या का, फिर मैक्सिमम सदस्य संख्या का वर्तमान स्ट्रक्चर देख लेंगे, फिर देखेंगे वर्तमान में कितने मैक्सिमम मतलब कितने हमारे होते हैं। जैसे लोकसभा की अगर बात करें हम लोग 2019 से पहले की बात करें, 2019 से पहले की बात करें तो अनुच्छेद 81 इसका स्ट्रक्चर दिया गया है और लोकसभा बताया गया था कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 प्लस 2 हो सकती है। ये 2019 से पहले की बात करें। अब ये 2 हट गए हैं हमारे, पता था उसमें 2 कौन होते हैं? एनयूएनटी, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट हट गया। लेकिन पहले देख लेते क्या था 2019 से पहले क्या था? 550 प्लस 2 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 550 की अगर बात करें तो ये 550 होते हैं, ये कहां से आते हैं? ये राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से। अब कैसे चुनाव के द्वारा? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए व्यवस्था है। ये जो 2 सदस्य होते थे इनको राष्ट्रपति क्या करते थे? राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। ये कौन से होते थे? एंग्लो इंडियंस होते थे, एंग्लो इंडियंस होते थे। देखो हुआ क्या, कुछ आर्टिकल ध्यान रखने हैं। 330, 331, 332, 333 और 334। ये 5 आर्टिकल आपको यहाँ पे ध्यान रखते हैं। इन 5 आर्टिकल्स में क्या है इनको देख लेते हैं। देखो 330 और 332 ये किसके लिए है? एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए। 331 ये किसके लिए है? ये एंग्लो इंडियन के लिए। 333 ये भी किसके लिए है? एंग्लो इंडियन। बस इसको इसे करके नोट कर लेना कहीं पे साइड में काम का है। एक बार आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। 331, 332,
लोकसभा में आरक्षण, ठीक है। केंद्र में लोकसभा में SC ST वर्ग को कौन कौन सी सीटें कैसे करके आरक्षित की जाएंगी, ये कॉन्सेप्ट कौन से आर्टिकल में है, 331 में, ठीक। दूसरा लेवल कौन सा है, 332 की अगर बात करें, यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे कहा गया एंग्लो 330 31 32 331 यहाँ पे कहा क्या है, एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में आरक्षण, 330 में SC ST वर्ग को लोकसभा में आरक्षण और 331 में एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में आरक्षण, ठीक है। 332 की अगर बात करें, यहाँ पे कहा गया है SC ST वर्ग को विधानसभा में आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण, ठीक है, ये बात। 333 में कहा गया है एंग्लो इंडियंस को विधानसभा में आरक्षण, ठीक है, ये बात कही गई। 334 में कहा गया है उपर्युक्त आरक्षण की समयावधि, टाइम लिमिट, कि कब तक ये आरक्षण दिया जाएगा, ठीक। तो ये 5 आर्टिकल आपको यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो 330 में कहा गया कि लोकसभा में SC ST वर्ग को सीटें आरक्षित की जाएगी, कितनी आरक्षित की जाएगी, सब कानून नहीं बनाती, ठीक है। 331 में कहा गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस वर्ग के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। अब कितने सदस्यों की, 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं अगर एंग्लो इंडियंस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो एंग्लो इंडियंस बताते हैं, एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस किसको कहते हैं, हाँ, किसी माता पिता में से कोई एक व्यक्ति को हो, अंग्रेज हो, ये माता पिता या दादा दादी में से मतलब जो पूर्वज चले आ रहे हैं, तो एक व्यक्ति कौन हो, अंग्रेज हो, और दूसरा कौन हो, भारतीय हो। तो उनसे जो उत्पन्न संतान है वो कौन कहलाते हैं, एंग्लो कहलाते हैं, इंडियन भारतीय, इनको क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो अगर इनके लिए आरक्षण की बात की जाए तो 331 में मैक्सिमम 2 सदस्यों को लोकसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते थे, ठीक। यही दोनों बातें नीचे कहाँ दी गई हैं, विधानसभा। 332 में SC ST वर्ग को विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं और 333 में एंग्लो इंडियंस को विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत कर सकते, कितने बताया था, कितने राज्यसभा यहाँ विधानसभा में कितने सदस्यों को राज्यपाल एंग्लो इंडियन के रूप में नॉमिनेट करते हैं, 2 बता सही है, 2 लोकसभा में 2 कर सकते थे और विधानसभा में 1 कर सकते थे। अब तो फिलहाल ये खत्म ही हो गया, ठीक है। अब तो हाँ, तो ये भी नहीं होता है, अब ये भी नहीं होता, ये दोनों समाप्त होगा, ये वाला हमारा कंटिन्यू भी जारी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, लोकसभा में 2 करते थे और विधानसभा में 1 करते थे। 334 में इस आरक्षण की सीमा बताई गई है कि कितने समय तक ये आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया था। प्रारंभ में आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया था, जिसको बढ़ाते रहे, हर 10 वर्ष बाद इसको क्या करते थे, बढ़ाते थे। और ये आरक्षण अभी 2019 में एक संविधान संशोधन लाया गया था, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इस 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण है, एंग्लो इंडियन का मनोनयन ये कर दिया गया है सभा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अन्य भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त किया गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये चीज आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि ये परमानेंट हमेशा के लिए होगी, ये चीज भले ही ना पूछी जाए, ये इसका आर्टिकल क्या भले पूछी जाए, लेकिन क्योंकि है ही तो क्वेश्चन ना भी पूछी जाए, ये संविधान संशोधन है। ये संविधान संशोधन कौन सा है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके माध्यम से केंद्र में लोकसभा में और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियंस का जो मनोनयन था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, ठीक। तो ये 4 आर्टिकल आपको 5 यहाँ पे ध्यान रखने हैं, इनको किस तरीके से चेंज किया गया है ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के लिए आपको 104वां संविधान संशोधन अधिनियम ये ध्यान रखना है, ठीक। अब जो अभी किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है, तो
तो 2019 से पहले की अगर बात करें तो 2019 से पहले तो मैक्सिमम 550 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आ सकते थे। जैसे 530 तो 20 ऐसे करके होते हैं, 530 हमारे राज्यों से और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे करके। और 2 सदस्य ये कौन होते हैं? एग्लोटियंस होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे। लेकिन 2019 में चेंज कर दिया गया, 2019 में चेंज कर दिया गया। तो अब लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या हो सकती है 550। अधिकतम संख्या 550 हो सकती है लोकसभा में। वर्तमान में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। लेकिन जैसे कुछ राज्यसभा की सीटें खाली हैं, ऐसे कुछ लोकसभा की भी सीटें खाली छोड़ते हैं। तो लोकसभा में वर्तमान में अगर आपसे पूछी जाए वर्तमान में कितनी होती है? 543 सीटें। 543 सीटें। अगर आप लोग कोई अगर पुराना का पेपर उठा के देखोगे, अगर पूछी गई हो आपसे कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं, कोई क्वेश्चन पूछा हो 2019 से पहले, तो वहां पे आपको आंसर 545 मिलेगा। ठीक है, मुझे 545 कैसे मिलेगा कि ये भी 2 होते थे, ये वाले भी 2 होते थे, तो कितने हो जाते थे? 545 हो जाते थे। तो अभी मैं ध्यान दें, होता है किसी ना किसी एग्जाम में पहले अगर पूछा गया हो 2019 से पहले अगर पूछा गया एग्जाम कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है वर्तमान में, तो वर्तमान में कितनी उस समय की कितनी रहेगी? 545 रहेगी। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कितना लगाना है? 549 लगाना है। ठीक है, अधिकतम कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। यही चीज यहाँ पे अगर 2019 से पहले अगर ये संख्या पूछी गई होगी तो आपको 552 लिखी हुई मिलेगी। और इस तरीके से अगर पूछी गई होगी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं तो कितने मिलेंगे? 545 मिलेंगे वर्तमान में। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो अधिकतम कितने हो सकते हैं वर्तमान में? 550 हो सकते हैं। वर्तमान में चुने कितने जाते हैं? 543 चुने जाते हैं। 7 सीटें हमारी खाली। ठीक है, पहले भी खाली होती थी, 7 सीटें हमारी खाली थी। इतनी चीजें आपको किसके बारे में? लोकसभा की स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब 2019 से पहले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? 552। इनमें से 550 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से, 2 एग्लोटियन। वर्तमान में ये कितनी होती है? 550 मैक्सिमम। लेकिन वर्तमान में चुने कितने जाते हैं? 545। मतलब बढ़ाना है, कितने बढ़ा सकते हैं? 7 बार। इतनी चीजें आपको ये इस तरीके से आती है। अब ये देखिए, आप देख लेते हैं किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा हमारी काम करती है। इससे पहले देखते हैं कि योग्यताएं, इनकी योग्यता। तो संसद सदस्यों की क्या-क्या योग्यताएं होती हैं? योग्यताओं का बात से पढ़ो। संसद सदस्यों की योग्यता दोनों की इकट्ठी देख लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की इकट्ठी योग्यता देखते हैं। योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता कुछ चीजें हमारी कहते हैं जो अयोग्यता होंगी, उनके अपोजिट चीजें क्या हो जाएंगी? योग्यता हो जाएंगी। तो योग्यता या अयोग्यता, सेम ही बातें हमारी आ जाएंगी। योग्यता या अयोग्यता, जो योग्य नहीं होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा, या जो अयोग्य होगा वो अपने आप क्या रहेगा? योग्यता के लायक नहीं रहेगा। तो कुछ योग्यताएं तो हमारे संविधान में ही बताई गई है, और संविधान के साथ साथ कुछ योग्यता हमारी एक एक्ट है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, 2 एक्ट है। यहाँ पर अयोग्यताएं बताई गई। यहाँ पर यहाँ पे क्या है? अयोग्यता बताई कि कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा। कुछ अयोग्यताएं हमारे संविधान में ही एक जगह और है, यहाँ पर भी कुछ अयोग्यताएं बताई गई है। अब वो क्या है? हमारा एक कानून है, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन का, क्या बोलते हैं? दल बदल विरोधी कानून। ये कानून है हमारा दल बदल विरोधी कानून। बताया था आपसे क्या है? दल बदल विरोधी कानून कौन से अनुसूची में? 10 में है। और इसको लाया संविधान संशोधन बताओ। संविधान संशोधन बताओ 50 में 85 1985 संविधान संशोधन बताओ कौन सा? 59 नहीं 61 में तो मतदान वाला मतदान के आयोग कौन सा संविधान संशोधन पढ़ना ना क्या ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसके माध्यम से लाया गया था एंटी डिफेक्शन दल बदल विरोधी कानून। लाने के कारण आपको पता है इसके
से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो सहानुभूति इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मिलने थी, तो राजीव गांधी ने सोची कि ऐसा काम थोड़े वो सांसद जाके अगर उनकी सरकार बनाने तो लोग जाने ही नहीं देंगे, एक्ट बना दिया तो उसका दल विरोधी काम। तो कुछ अयोग्यताएं हमारी यहाँ पे बताई गई है, कुछ अयोग्यताएं हमारी यहाँ पे बताई गई है, और यहाँ पे हमारी कुछ योग्यताएं बताई गई, क्वालिफिकेशन बताई। तो यहाँ पे अगर देखें कि संविधान में क्या क्या कहा, पहली बात वो व्यक्ति भारत का नागरिक हाँ दोनों शब्दों की सेम है, थोड़ा सा जो एज का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा उसको लोग यही पे दे देंगे। तो पहला क्या होता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक, अगर भारत का नागरिक है, किसी भी राज्य का नागरिक है तो भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होता है। कुछ अपवाद होते हैं, कोई SC/ST वाले उनको लोग अलग देखेंगे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले वो अलग होते हैं। जैसे इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी कहाँ के रहने वाले, गुजरात के हैं, सांसद कहाँ के हैं, बनारस के। ठीक है, तो भारत के नागरिक को कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात उनकी न्यूनतम आयु की अगर बात करें, न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु लोकसभा के मामले में अगर देखें तो लोकसभा के मामले में कितने वर्ष की होती है, 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा की मामले में कितनी होती है, 30 वर्ष। बाकी सब योग्यता सेम होती है, वैसे कि पागल दिवालिया ना हो, नाम की पत्थर ना होती, पागल को आदमी को सांसद थोड़ी बना देते हो, तो दिक्कत नहीं हो सकती। ऐसे पहले होता है कि भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु का कॉन्सेप्ट लोकसभा के संदर्भ में 25 वर्ष और राज्यसभा के संदर्भ में 30। बाकी आप लोगों को योग्यता में पता ही है कि अगर ऐसे लिख के भी आ जाए कि पागल दिवालिया वाला अपने प्रकार से किया पागल दिवालिया आप लोगों को पूरी सांसद बना देंगे। बस ये वाला अर्थ है ना कि आयु का कि लोकसभा के संदर्भ में 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के संदर्भ में 30 वर्ष होते हैं। आयु के सारे कॉन्सेप्ट बताए, 2-3 बार रिवाइज भी करवा दिया। तो एक बार बता दो 18 वर्ष कहाँ पे मतदान, 21 वर्ष स्थानीय निकाय और 21 पर 25 वर्ष कौन सी प्रधानमंत्री लोकसभा और विधानसभा, ये वाली कितनी 25 पर 20 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद और 30 वर्ष 35 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन सब के लिए कितनी होती है, 35 वर्ष। आयु के कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, 18 वर्ष से पहले 21 वर्ष की मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अभी बताया चेष्टा भी आया, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से मतदान की आयु 21 से घटाकर 61 है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष। तो ये हमारा न्यूनतम आयु का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होने वाली, योग्यता होगी। अब अयोग्यता देख लेते हैं, जनमत विरोधी कानून। यहाँ पे आपको बताया गया था कि यदि कोई सदस्य जिस दल के टिकट पर चुनाव जीतकर पहुंचा तो वह दल परिवर्तन करता है तो उसको अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, मतलब ऐसे समझो जैसे मान लिया कोई अगर सांसद जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर और चुनाव जीतकर संसद में पहुंचा है तो 5 वर्ष तक उसी पार्टी में रहेगा। अगर वो अपनी पार्टी चेंज करता है तो पार्टी चेंज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी सांसदी छोड़े, उसके बाद दूसरी पार्टी में जाए, दूसरी पार्टी से टिकट ले, चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए तो ठीक, ना जीतते तो अब करेंगे इसका क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्या इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। तो सांसदी वाली बात है, हम लोग ऊपर छोटी सी नौकरी मिल जाएगा और उसका सोचना हम तो आइए आराम से बनिए जाएंगे, तो पहले नौकरी करते ऐसी नौकरी लेंगे, पहले छोड़ देंगे, पहले नौकरी करते ऐसे बहुत रेयर एग्जाम्पल मिलेंगे जो सब छोड़ देंगे, उसके बाद ना मिलिए जाएंगे। ये रिस्क बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो अब ये रिस्क लेंगे क्या, ये रिस्क लेंगे। अगर इन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो ऐसे में इनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, चली जाएगी। एक शब्द होता है व्हिप, एक शब्द होता है इसे करके व्हिप, सुना है व्हिप क्या होता है, व्हिप सुना है, WHIP व्हिप, पार्लियामेंट में हाँ
बीजेपी की पार्टी अगर कोई प्रस्ताव लेके आई, उस प्रस्ताव कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना इस प्रस्ताव को पारित नहीं होने देना, इस प्रस्ताव का करना है, इसके अगेंस्ट वोट देना है, तो अगर इनकी कांग्रेस के जो लीडर होंगे वहां पर संसदीय दल के नेता, अगर उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि इस प्रस्ताव के या इस विधेयक के अपोजिट वोट देना है, अगर किसी सांसद ने उसके रोके में अगर पक्ष में वोट दे दिया तो कार्रवाई कर दी जाएगी, वो सिद्धांत बने विरोधी काम। क्योंकि संसद में सामान्य से हम लोग कर देंगे, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन में हमें चिरा नहीं है कि राज्यसभा के इलेक्शन में बाईस में ऐसे काउंसिल में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो राज्यसभा में पहली बार नोटा नहीं होता, ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि राज्यसभा के चुनाव में नोटा नहीं होता है। दूसरी बात, राज्यसभा में ओपन वोटिंग होती है, ओपन वोटिंग, जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा का चुनाव ओपन वोटिंग के द्वारा होगा, मतलब जैसे राज्यसभा का सदस्य जो चुना जाना है, क्योंकि चुनाव कहाँ होंगे, राज्यों की विधानसभा के द्वारा होंगे, और राज्यों की विधानसभा के द्वारा होंगे, तो पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएगी, अगर उनकी पार्टी के विधायक अगर उस पार्टी के कैंडिडेट को टिकट नहीं वोट नहीं करते हैं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी उस विधायक, ठीक है, इसको बोले ओपन वोटिंग। ऐसे नहीं बस धीरे से गए, वोटिंग मशीन लगी हुई है, इससे लगाए चले तो उस हमारे पार्टी के नेताओं ने देख लिया, ओपन वोटिंग होती है, सब पता रहता है कि कौन से विधायक ने किसको वोट दिया। एक शब्द और सुना पहले हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है? हॉर्स ट्रेडिंग घोड़ों की खरीद बिक्री क्या होता है? हॉर्स ट्रेडिंग के बाद लोग पता है क्या होता है हॉर्स ट्रेडिंग? जब कंपनी लोकसभा होती है तो लोगों के द्वारा दूसरे दल के नेताओं को अपने किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पक्ष में करना क्या कहलाता है? हॉर्स ट्रेडिंग कहलाता है कि हम ऐसा ऐसा प्रस्ताव लेके आ गए, तुम हमारे पक्ष में वोट दे देना, वो कहेंगे और फिर हमारी पार्टी की कार्रवाई कर देते हो, अगर की पार्टी से निकाल दे दो, कहीं पर ऐसा ना हो 5 साल में जितना तुम कमाओगे उससे ज्यादा हमसे अभी इकट्ठा ले लो, ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात, कोई बात नहीं, पार्टी को तुम्हारे से निकाल देंगे, फिर चुनाव भी तो होंगे, हम अपनी पार्टी का टिकट दिलाएंगे, हमारी टिकट से चुनाव जीत जाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक, विधायकों की खरीद बिक्री, ऐसे समझ लो, ठीक है, सामान्य भाषा में विधायकों या सांसदों की खरीद बिक्री क्या कहलाता है? हॉर्स ट्रेडिंग कहलाता है। किसी बार यूपीएससी के किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का संबंध किसी ऐसे करके क्वेश्चन बना था। लोकसभा के विधानसभा के इलेक्शन जो थे उसमें हुआ एक महाराष्ट्र में घटना घटी थी, महाराष्ट्र के विधायक के ऊपर सबको होटल में बंद करके रख दिया था, ये कहीं जाके मतलब लोगों को चढ़ाना नहीं है इस तरह के, तो उसमें यूपीएससी के किसी एग्जाम में बना था क्वेश्चन, ये विधायक कौन से बना है किसी एग्जाम और ऐसे करके ना कि हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का संबंध किससे रहा। यूपीएससी की वजह से क्वेश्चन बना है कि जो समाचार पत्रों में चर्चा में रहता है ऐसे करके बना लेता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा इस शब्द का क्या अर्थ होता है, किससे संबंधित होता है, तो ये क्वेश्चन बना था यार, एग्जाम में ना आईएएस बना था, क्वेश्चन बना किसी एग्जाम में बना था, यूपीएससी में ही बना, ठीक। तो हॉर्स ट्रेडिंग ये होता है, व्यूपी होता है, ये सब शब्दावली आपको ध्यान रखिए कौन सी शब्दावली क्या क्या होता है, ठीक। तो दूसरी अयोग्यता कौन सी हो जाएगी? दल बदल विरोधी कानून के आधार पर, कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी सदस्य ने अगर अपनी पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का समर्थन कर लिया, तो अगर उसकी पार्टी ने चुनाव कार्रवाई कर दी तो ऐसे उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? चली जाएगी। पहला तो आपको ध्यान रखना, दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि दल बदल विरोधी कार्रवाई के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य हो गया है या नहीं हो गया है, इस पे डिसीजन कौन लेता है? ये क्वेश्चन होता है कि दल बदल विरोधी कार्रवाई के आधार पर डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास होता है? ये किसके पास होता है? ये पीठासीन अधिकारी के पास होता है। पीठासीन अधिकारी निर्णय लेता है, पीठासीन अधिकारी निर्णय लेगा, मतलब इसमें ना तो चुनाव आयोग निर्णय लेगा और ना ही कोई पार्टी का कोई अपना सदस्य निर्णय लेगा, पीठासीन अधिकारी निर्णय लेगा कि हाँ ये सदस्य दल बदल विरोधी आधार पर डिस्क्वालीफाई हो गया या नहीं हो गया, ठीक। तीसरी हमारी अयोग्यता कहाँ से निकल के आती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसका पूरा नाम ध्यान रखो, यहाँ पे सिलेबस में भी है, अभी आगे आएगा भी, अभी फिर आएगा, इसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-1951, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-1951। इसमें देखो क्या बताया गया, इसमें कहा गया है कि यदि किसी सदस्य को किसी क्रिमिनल केस में कम से कम
सजा हो जाए तो सजा पूरी करने के बाद अगले 6 वर्ष तक वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे मान लिया कोई सांसद है, विधायक है, या ये सब में लागू होता है हमारा जो स्थानीय निकाय है तो उसमें लागू होता है। कोई सांसद या विधायक है, किसी भी क्रिमिनल केस में अगर उसको कम से कम 2 वर्ष की सजा हो जाए तो सजा पूरी करेगा। उस सजा पूरी करने के बाद अगले 6 वर्ष तक वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गया। मतलब अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा हुई है तो चुनाव कब तक नहीं, उस समय तो सदस्यता उसकी जाएगी जाएगी, ठीक है। तो 2 वर्ष वो अगले 6 वर्ष यानी 8 वर्ष तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। 3 वर्ष की अगर हुई है तो 3 वर्ष सजा काटेगा और 6 वर्ष हो जाए कितने 9 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। और जैसे ही 2 वर्ष की सजा हो जाएगी सदस्यता गई, ठीक है। अभी आपको ध्यान होगा वो राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाई गई थी, है कि नहीं। तो जैसे राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाई गई तुरंत उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। बंगला में जाके खाली कर रहे थे उसी दौरान, ठीक है। लेकिन तब तक उन्होंने क्या किया, अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अपील दायर कर दी, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सजा पर स्टे लगा। सजा तो पूरी हुई है लेकिन सजा रोक दी गई, सजा कंटिन्यू जारी रही, तो सजा पर स्टे लगा दिया, तुरंत उसी समय उनकी सदस्यता बची गई। वरना 2029 वाला इलेक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। पूरी एक व्यवस्था हो गई। सीधी बात है, जब 2024 हुई थी सजा, 2024 में सजा हुई तो 2024 में सजा हुई पर अपने दिवस की सजा हुई। तो मतलब 2026 तक तो वो सजा ही काटते। इसके बाद 2026 के 6 वर्ष कितने हो जाते 2032, तब तक 2029 वाले इलेक्शन आ जाते। तो 24 वाली ये भी गई और 2029 वाली वो भी जाती, तब तक आ जाते 2034 में पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बचा लिया, वरना दोनों साल एक दोनों चुनाव में से चले जाते थे। किसी का वो और महारानी के तो मोदी करके कोई स्टेटमेंट दिया था, कोई ऐसे तो कुछ कहा था कि मोदी जो है ऐसे तो कुछ कहा था, स्टेटमेंट दिया था। तो महारानी वीडियो नहीं वो तो समझाने का कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। हम तो एग्जाम में जरूर दे सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो जब ऐसे कुछ कहा गया नहीं, कहा गया तो महारानी का केस चल रहा था, तो महारानी का केस चल रहा था, तो उसी केस में कोर्ट ने सजा दी और सजा दी 2 साल की सजा दिया। हाँ लागू बहुत से नेता ऐसे जेल गए हुए हैं, तो वो सब किसमें अगले चुनाव के लिए 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये हमारा जिसमें कहा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-1951। इसीलिए एक बात होती है कि जैसे मान लिया जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो ये हमारा अधिकार होता है जानने का अधिकार। कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है जानने का? कौन सा आर्टिकल? किसी एक स्पेशल अधिकार बताओ। डायरेक्ट जो जानने का अधिकार संविधान में डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा गया, ठीक, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो किसी न किसी अधिकार से निकल के आया। कौन से? आरटीआई तो बाद में का समझना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बता रहे हैं कि बोलने का अधिकार हमें है, तो बोलेंगे तो तब कुछ ना कुछ जानेंगे। भाई हम यहाँ पे खड़े खड़े जगह पे बोल रहे हैं, ठीक है, अगर बोला तभी तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ जान रहे हैं। अब जान ही नहीं रहे हो तो क्या बोलेंगे हम, ठीक है। पता लगे क्वालिटी बोलने के लिए आए और क्वालिटी आता ही नहीं है, मिस्टेक बोलने लगे, है ना। तो बोलेंगे तो तब जब जान रहे हो, जानने का अधिकार उसमें अपने आप शामिल होता है। बाद में इसी जानने के अधिकार को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? सूचना के अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके लिए संसद ने बाकायदा कानून बना दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम के। तो जानने का अधिकार नहीं, आर्टिकल 19(1)(a) से इनडायरेक्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे सब सुधार किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि अगर कोई जो हम लोग अगर अपने सांसद को चुन रहे हैं, मतलब अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने वोट डालने के अधिकार क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है अगर सांसद को चुन रहे हैं तो उसके बारे में जानने का अधिकार होना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी सांसद होते हैं, सांसद विधायक, ये सब अपना शपथ पत्र एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट पूरा ब्यौरा देते हैं, संपत्ति का ब्यौरा, कितना जो है मुकदमे चल रहे हैं, कितनी गाड़ी है, सब कुछ देते नहीं देते, तो सारी की सारी सूचना आपको देते हैं। अगर ये सूचना किसी तरीके की गलत है, अगर किसी तरीके की
जुलाई 1951-50 के अंदर कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। तो ये हमारी योग्यता होती है और ये वाली दोनों हमारे सब पे लागू होती है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं का भी हो, ठीक है, सब पे लागू होती है। बाकी का चेंज इतना होता है कि राज्यसभा के मामले में लोकसभा कितनी 30 वर्ष और लोकसभा के मामले में कितनी 25 वर्ष। यहाँ तक की बातें क्लियर, यहाँ तक किसी तरीके का कोई डाउट नोट कर लो, इसको ऐसे करके इसको नोट कर लो। अभी इनकी शक्तियां बची हुई हैं, राज्यसभा लोकसभा की किस तरीके की क्या क्या शक्तियां होती हैं, शक्तियां हम लोग कल करेंगे। ठीक है, यही तो काम होते हैं शक्तियां। ये अपने क्वेश्चंस ले लेना, इसका सुबह आपका है और उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे या ध्यान दे देना क्या पास है, इतने नहीं करते। चलो आपको आते नहीं करना, उससे तो हम लोग एकदम सेम से वैसे वैसे कर दिया। सर वो उसे समझाने के लिए सेंड किया था, उसने वही उतार लिया था। हम दोनों मतलब चेक करने के बाद दोनों एकदम